दोस्तों नमस्कार। हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज का 16 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, एक एक करके उनके ऊपर बात करेंगे हम। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और फिर कुछ वन लाइनर टाइप के सवाल अपने निकलते हैं, और अंत में हमेशा की तरह हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इन टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा के अंदर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में हमने पिछले दिनों एक जो है वो एक तरीके से सिलिकॉन बेस्ड जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी बात की थी, और उसी संदर्भ में एक दूसरी और महत्वपूर्ण खबर आई है। देखिए, अब तक परंपरागत रूप से जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि आपके टीवी, लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर कोई भी ऐसी स्क्रीन जो कि मेडिकल साइंस में, डिफेंस में, सब जगह पर काम में आती हैं, उनके अंदर जो हम प्लेट काम में लेते थे या मदरबोर्ड काम में लेते थे, या जब भी आप कोई कंप्यूटर वगैरह खोलते हो, अपना मोबाइल खोलते हो, तो एक हरे रंग की पतली सी पट्टी सी दिखती है, उसके ऊपर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, आईसी और काले रंग के छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए दिखते हैं। अब उस हरे रंग की पट्टी जो प्लास्टिक या सेमीकंडक्टर की बनी होती थी, उसकी जगह पर ग्लास का यूज किया जाने लग गया है। और ग्लास बेस्ड जो ये पतली पट्टी होगी जिसपे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होंगे, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल या और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आने वाले टाइम में लगेगी, उसका प्रोडक्शन इंडिया में भुवनेश्वर के अंदर होने वाला है। और उसको प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाली है यूएसए की एक 3D इंक, जो वो 3D ग्लास जो है वो बनाने वाली एक कंपनी, उसी के सहयोग से जो है वो इंडिया में ये उत्पादन शुरू होने वाला भुवनेश्वर में। तो उसी से रिलेटेड एक खबर है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो 19 अप्रैल को भुवनेश्वर के पास, जैसे अपने जयपुर के पास में है महिंद्रा वर्ल्ड टेक सिटी और बाकी जो है वो सेज, वैसे ही भुवनेश्वर के पास में एक एरिया है जहां पर टेक कंपनियों के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उस तरीके की इकाइयां हैं, जिसका नाम है इन्फो वैली। तो उसमें 19 अप्रैल को इसका शिलान्यास या शुरुआत की गई, जिस में जो है वो शुरुआत किस चीज की गई कि अमेरिका की एक कंपनी है 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक, और उसकी जो है वो इंडिया की सहायक कंपनी है जिसका नाम है हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड यूएसए की एक कंपनी है 3D ग्लास, उसकी जो है वो कंपनी, सहायक कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडिया में है। तो उसके माध्यम से ये काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा? भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई, 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का जो है वो शुरुआत किया जाएगा। तो फिर इसमें और आगे देखें थोड़ा सा, तो एक ग्रीन फील्ड, मतलब पूरी तरीके से पहली बार इंडिया में ही स्टार्ट हो रही है। ग्रीन फील्ड जो वो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें रोजगार पैदा होते हैं, और उसके अंदर जो है वो एक पूरी तरीके से नए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। और इसमें क्या किया जाएगा? ये जो 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में, इसमें जो ग्लास की प्लेट बनी होगी, जो परंपरागत हरे रंग की जो प्लेट होती है अपनी कंप्यूटर डिवाइस या किसी में भी लगती है, उसके बजाय ग्लास की प्लेट होगी, और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए जाते हैं, वो सर्किट जो है वो एक लगा दिया, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा बड़ा दूसरी लगा दिया, इसके ऊपर जस्ट फिर तीसरा बड़ा सर्किट लगा दिया। जैसे सिंपल जो अपनी पहले जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स होती थी, वो एक ही लेयर में लगे होते थे, उसके ऊपर आईसी वगैरह। जैसे अपनी एक जमीन है और उसके ऊपर सिंगल स्टोरी मकान बने हुए हैं। अब ऐसे वाले केस में क्या होता है कि अगर अपने को ज्यादा मकान बनाने हैं, ज्यादा कॉलोनी बसानी है, तो जमीन के टुकड़े की ज्यादा आवश्यकता होगी। इसके बजाय हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, तो कम जमीन में हम ज्यादा मकान बना पाएंगे, ज्यादा रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लाइकवाइज सेम थिंग यहां पर भी होगी कि अगर अपने कंप्यूटर के आकार को छोटा करना है, मोबाइल के आकार को छोटा करना है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा पोर्टेबल, महत्वपूर्ण बनाने हैं, तो उनके अंदर जो काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं और उसमें लगने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं, सामान्य परंपरागत में जो प्लेट में एक जगह पर एक ही आईसी या इक्विपमेंट लगा रहता था, अब ये वाली जो सुविधा इंडिया में विकसित होगी, उसमें मल्टी स्टोरी हो जाएगा, यानी कि एक आईसी के ऊपर जगह छोड़ के दूसरी आईसी ऊपर, यानी कि जिस प्रकार फ्लैट बनते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वैसे ही जो है वो एक ग्लास की प्लेट के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी आईसी जो है या इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाएंगे। और इस प्रकार के जो उन्नत पैकेजिंग वाली जो एक तरीके से अंदर वाली प्लेट्स बनेंगी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाती हैं, वो ज्यादा
जो है वो एडवांस होगी, उससे बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोटे होंगे। कुल मिला के ये भविष्य में जो नए टाइप के कंप्यूटर या नए टाइप के डिवाइसेज आएंगी, उनको छोटा आकार हल्का रखने में या उनको और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने के दृष्टिकोण से भुवनेश्वर में स्टार्ट होने वाला ये प्रोजेक्ट है, जिसका नाम रखा गया है 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई। और ये एक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि ये कहां पर खोली गई है, भुवनेश्वर के अंदर इंफॉर्मेशन वैली है। किसका ये प्रोजेक्ट है? अमेरिका की कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक। इसकी इंडिया में सहायक इकाई कौन है? हेट्रोजीनस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या पैकेजिंग की जाएगी? ग्लास के बने हुए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब आधार, वो पट्टी जिसके ऊपर जो इंटीग्रेटेड सर्किट लगेंगे, उनका एक के ऊपर एक के ऊपर एक यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से यानी कि वर्टिकली एक के ऊपर एक पैकेजिंग की जाएगी, जो ज्यादा बेहतर जो वो नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में मदद करेगी। इसके बाद इसमें पैसे वाला जो एंगल होता है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस जो एडवांस पैकेजिंग के लिए जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा 1943.53 करोड़ रुपए, यानी कि 2000 करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम। अब इसमें जो है वो मदद करेगी इसे अमेरिका की कंपनी की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट 799 करोड़ रुपए की, और ओडिशा गवर्नमेंट करेगी लगभग 400 करोड़ रुपए की, यानी कि 399.5 करोड़ रुपए की मदद राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, और बाकी पैसा लगाएगी ये अमेरिका की कंपनी। इसका जो इसके सेटअप के बाद में कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा 2028 में, और अपनी फुल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा 2030 तक। 2030 तक इसका फुल स्केल प्रोडक्शन, इनिशियल जो है वो 2028 से इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। अब एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण ये भी हो गया कि ओडिशा देश का एकमात्र पहला राज्य बन जाएगा जिसके अंदर पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है वो फैब्रिकेशन यूनिट बनेगी, जिसके ज्यादा बेहतर अच्छे से वो जो है वो चिप काम कर पाएंगे, और पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा भी इसमें बनेगी। तो ये दोनों जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट है, वो शायद 2 महीने पहले हमने जब ये इसको स्टार्ट किया था तब भी एक करंट में वीडियो किया था, और आज ये जो वो 3D ग्लास वाला भी अपन ने इसको शामिल किया है। तो ये दोनों मिला के एक महत्वपूर्ण भविष्य की कंप्यूटिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो है वो करंट अफेयर के हिसाब से एक महत्वपूर्ण खबर अपन ने डिस्कस की है। अब दूसरा अपने सामने है स्वदेशी रूप से सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। देखिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के तौर पर जो हार्डवेयर बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है, भूमिका निभाता है। अब उस सिलिकॉन के बने हुए जो भी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट या जो भी जिसमें कंप्यूटर वगैरह के बैक एंड में काम करते हैं हार्डवेयर में, उसमें सूचनाओं का या सिग्नल का भेजना एक से दूसरी जगह पर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की बजाय फोटोन का यूज करें, प्रकाश का यूज करें, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय कहलाएगा फोटोनिक्स। तो इससे क्या होगा, जो परंपरागत कंप्यूटरों में जो सिग्नल जनरेट किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर आईसी में, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ना होकर, इलेक्ट्रिक सिग्नल ना होकर फोटोन के बने हुए सिग्नल हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह फोटोनिक्स कहलाते हैं। अपने देश में आईआईटी मद्रास है, और आईआईटी मद्रास जो है उसने आईआईटी मद्रास ने उसके अंदर एक सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के बजाय फोटोनिक सिग्नल जो है उसको डेवलप करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी मद्रास ने अपने यहां स्थापित किया है। और इसको स्थापित करने में अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उसने सहयोग किया है या पैसा दिया है, उसके द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अपने देश में जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उसके अंदर प्रगति, उन्नति, ज्यादा बेहतर डिवाइस वर्ल्ड लेवल पर हम कॉम्पीट कर पाए, उसके लिए अलग अलग जो छोटी छोटी कंपनियां वगैरह काम करेंगी, जो फोटोनिक्स के क्षेत्र में काम करना चाहती है, उनको अपने नए इक्विपमेंट की डिजाइन में सहायता, उनको टेस्टिंग में सहायता, उनके स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण में सहायता, वो सारी सहायताएं इस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के द्वारा मिल पाएंगी। तो अब इस संदर्भ में इसको अपन देखते हैं। तो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है, उसका सचिव एस कृष्णन के द्वारा 24 अप्रैल 2026 को सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी के समाधानों का शुभारंभ या यूं कहे एक स्टार्टिंग की गई है। ये कहां पर स्टार्टिंग की गई है? आईआईटी मद्रास के अंदर जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में
क्योंकि इसी मिनिस्ट्री ने इसको स्पॉन्सर किया है, तो वहां पर इसको जो है वो एक तरीके से इन सुविधाओं की प्रारंभ किया गया है। तो फोटोनिक्स चिप विनिर्माण, यानी कि वो चिप जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल के बजाय फोटोन बेस्ड सिग्नल हो, उसके जो वो फोटोनिक्स चिप विनिर्माण के लिए सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिजाइन किट, इसमें 50 से अधिक सत्यापित कंपोनेंट और भारत उद्योग स्टार्टअप शैक्षणिक संस्थान जो भी फोटोनिक्स में काम करना चाहते हैं उनको डिजाइन से लेकर टेस्ट करने से लेकर स्टैंडर्डाइजेशन करने तक मदद मिलेगी। और साथ में यूनिवर्सल पैकेज्ड पीपीआईसी प्रोग्रामेबल फोटोनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट टेस्ट इंजन जो है वो दूसरा। तो कुल मिला के श्री एस कृष्णन जी के द्वारा आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये दो तरीके की सुविधाएं, जिसमें फोटोनिक्स क्षेत्र में काम करने के लिए अलग अलग क्षेत्र जैसे स्टार्टअप हैं या फिर यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट या कंपनी, वो सब अपने जो है वो एडवांस टाइप के कंप्यूटर और उनको चलाने के लिए हार्डवेयर जो फोटोनिक्स बेस्ड हो उनको टेस्ट कर सके, स्टैंडर्डाइज कर सके, उनको काम ले सके, उसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया गया है। अब इसके अंदर मदद या पार्टनर के रूप में एक मलेशिया की कंपनी है जिसका नाम है सिल्टेरा मलेशिया फाउंड्री, ये पार्टनर के रूप में काम करेगी। और साथ में बेंगलुरु की इज्मो माइक्रोसिस्टम फोटोनिक्स ये जो है ये पैकेजिंग पार्टनर के रूप में काम करेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर। तो कुल मिला के इसका सरल भाषा में अगर आप मीनिंग जानना चाहो तो ये है कि आने वाला टाइम जो है वो कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र में बहुत तेजी से बदल रहा है। उसके हार्डवेयर निर्माण से लेकर के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तक, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को तो पूरी तरीके से एआई बेस्ड कर दिया जाएगा और हार्डवेयर भी फिर ऐसे होने चाहिए जो उस तरीके के उन्नत उपकरणों में काम दे पाए, उनको सपोर्ट कर पाए। इसीलिए तो भुवनेश्वर के अंदर जो एडवांस टाइप की चिप जो ग्लास बेस्ड सबस्ट्रेट की मल्टी लेयरिंग वाली चिप बनेगी, और दूसरा फिर जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के बजाय फोटो सिग्नल का यूज करके और उस तरीके के उपकरण काम कर पाएंगे। तो उसके लिए आईआईटी मद्रास के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। तो इसके बारे में भी एक खबर थी, महत्वपूर्ण लगी एग्जाम के दृष्टिकोण से, अपन ने इसको भी कवर किया। उसके बाद में अगला शब्द आया है कोल गैसिफिकेशन से संबंधित। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? परंपरागत रूप से क्या होता था, हम खदानों में जाते थे, कोयले को खोद के बाहर निकालते थे और कोयला खोद के बाहर निकाल के इसको जला के इससे हीट पैदा करते थे और हीट से हम चाहे बिजली बनाएं या फैक्ट्री भट्टी इंडस्ट्री जो भी चलाएं। लेकिन कोयला जब जलता था तो बहुत सारा पोल्यूशन होता था। अब इस पोल्यूशन के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब क्या किया गया है कि कोयले को जमीन से बाहर मत निकालो, कोयले की खदानों के अंदर ही अलग अलग टेक्निक का यूज करो और इस कोयले का गैसिफिकेशन कर दो, मतलब कोयले को गैस में कन्वर्ट कर दो और वो गैस कहलाएगी सिन गैस या सिंथेटिक गैस। और इस सिन गैस का यूज कर लो हीट के रूप में, उष्मा के रूप में। तो भारत सरकार का जो कोयला मंत्रालय है उसने कोल गैसिफिकेशन आधारित जो पहली 4 परियोजनाएं हैं उसको अनुमति, उसके ऊपर बोली लगाने के बोलीदाताओं के साथ में इस तरीके का एक एग्रीमेंट किया है। तो भारत सरकार का कोयला मंत्रालय 28 अप्रैल को जो कॉमर्शियल लेवल पर कोयले की खनन की या उसकी नीलामी के जो 14वां दौर है उसमें 4 जो कोयले की खदानों का जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे लगाए बोली जाता है उनके साथ में कोल गैसिफिकेशन के विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 2 प्रमुख रूप से रिलायंस इंडस्ट्री को ये मिला है आंध्र प्रदेश में और एक्सिस एनर्जी वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये मिला है ओडिशा में। तो ये क्या करेंगी, दोनों ही जो फर्म है ये कोयले का गैसिफिकेशन करेंगी और गैसिफिकेशन करके सिन गैस बनाएंगे और उस सिन गैस के का फिर यूज किया जाएगा इंडस्ट्री वगैरह में। तो भारत में व्यावसायिक कोयला खदानों का ऐसा पहला समूह जिसमें भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन के अंतर्निहित प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं पहली इस बोली में। तो यूसीजी का मतलब क्या है, अंडरग्राउंड कोयल गैसिफिकेशन, या कोयला जहां पर होगा वहीं पर कोयले को सिन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये यूसीजी क्या है, कोयले के उपयोग का एक परिवर्तनकारी तरीका है और इसमें बिना कोयले की पारंपरिक खनन के सीधा ही उसकी परत के भीतर ही सिंथेटिक गैस या सिन गैस में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा और उसको फिर आगे यूज किया जाएगा। यूपीएससी ने बहुत पहले सिन गैस के ऊपर एक सवाल पूछ लिया है और ये भी अपने आरपीएससी के लिए एक अच्छा सवाल का ऑप्शन बनता है। फिर उसके बाद ओडिशा के अंदर जो अपनी बंगाल की खाड़ी में जो एक तट है और वहां पर हेलीकॉप्टर से जो है वो एंटी नेवल शिप शॉर्ट रेंज की एंटी नेवल शिप मिसाइल, और इसकी रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज है, उसका एक सफल परीक्षण किया गया। अब यहां पर इसमें एक नया नाम आया जो अपने एग्जाम के हिसाब से जो है वो काम का है। तो अपने क्या किया, ओडिशा के पास जो बंगाल की खाड़ी समुद्र वाला एरिया है वहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाया
और हेलीकॉप्टर से बैक टू बैक मिसाइल लॉन्च की, और एक साथ में कई सारी मिसाइल या और जो है वो दूसरे हथियार लॉन्च करना, जैसे रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करना या फिर छोटी बड़ी दूरी की मिसाइल लॉन्च करना, या मतलब साइमल्टेनियस समानांतर रूप से या एक के बाद एक लगातार बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना सैल्वो लॉन्च कहलाता है। तो ये सैल्वो लॉन्च करना बहुत जटिल एक तरीके से टेक्नोलॉजी है कि बैक टू बैक जो है वो एक साथ लॉन्च किया जाए ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले, और एक साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो वो किसी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो दूर करते हुए और कोई न कोई मिसाइल जहां पर जाके गिर जाए। जैसे अभी पिछले दिनों ईरान ने यही स्ट्रेटेजी काम में ली और ईरान इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट करते हुए बहुत सारी मिसाइल इजराइल में जाके गिरी। तो ऐसी वाली जो स्ट्रेटेजी होती है उसको सेल्वो लॉन्च कहते हैं। तो अब इसको अपन देखते हैं। तो डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ में ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी जो है वो वहां पर नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक नेवल एंटीशिप मिसाइल, जो नेवल एंटीशिप मिसाइल मतलब जो पानी में जहाज होता है उस जहाज के ऊपर जो है वो शॉर्ट रेंज की जो हेलीकॉप्टर से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया और इससे नीचे जहाज के ऊपर बहुत सारी मिसाइल एक साथ में दे मारी। इससे क्या होगा कि जहाज का जो समुद्री जहाज है उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक जहाज को न्यूट्रलाइज, एक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देगा, दो को, तीन को, लेकिन इसी दौरान दो मिसाइल उस पर जाके गिरेंगी तो वो नष्ट हो जाएगा। तो यही सेल्वो लॉन्च मिसाइल प्रणाली जो है उसका यहां पर टेस्टिंग की, और ये एक बहुत ही बेहतरीन यो कहे डीआरडीओ की एडवांसमेंट अपनी नेवी को देता है। तो इससे क्या होगा कि जो दुश्मन देश के जहाज अपने एरिया में जो है वो एक तरीके से पेनिट्रेट करने का प्रयास करेंगे और उस पर हेलीकॉप्टर से हम बहुत सारी मिसाइल मारेंगे तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा और आगे जो उसको हम सफलतापूर्वक नष्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके की सेल्वो लॉन्च वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में कई बार आरपीएससी अलग अलग की किस किसने सहयोग किया। तो एक तो हैदराबाद के अंदर रिसर्च सेंटर इमारत और तथा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैब है, इसने मदद की। दूसरा पुणे में हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब ने मदद की, और चंडीगढ़ में जो है वो टर्मिनल बैलिस्टिक लैब ने, और चांदीपुर में जो है वो आईटीआर जैसी डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से सेल्वो लॉन्च या यूं कहें नेवल का शॉर्ट रेंज मिसाइल वाला अपन ने किया। अब इसमें मैन इन लूप यानी कि जब ये लॉन्चिंग की जा रही है मिसाइल की उस दौरान मान लो कि कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है, तो इस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम में मनुष्य इंटरफेयर करके इसका डिसीजन बदल सकता है। और वाटर लाइन हिट यानी कि कोई जहाज चल रही है और जहां पर जहाज का प्लेटफॉर्म पानी से टकरा रहा है इस जगह पर इसके जड़ के अंदर जाके मिसाइल मारने की क्षमता से युक्त है। तो ये दोनों बातें भी वाटर लाइन हिट इसका जो है वो खास कैरेक्टर है, और मैन इन लूप यानी कि आवश्यकता पड़ना पर मिसाइल के मार्ग को परिवर्तित करना या बदलना, ये सब इसमें शामिल किया गया है। सेल्वो लॉन्च आप अच्छे से याद रखना इस शब्द को। उसके बाद में विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट, ये अपने साइड में बख्तरबंद वाहन दिख रहे हैं जो एक तरीके से कठिन परिस्थितियों में सेना को ऑपरेशन करने में मदद करते हैं और सैनिकों को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। इसके ऊपर खूब सारी अलग अलग गन और हथियार और अत्याधुनिक सारी चीजें सेट की गई है। अभी इसके बारे में खबर आई है जिसका इसका नाम क्या है, बख्तरबंद वाहन का विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट के तहत बने ये प्लेटफॉर्म। तो ये एक उन्नत एडवांस बख्तरबंद आर्म्ड प्लेटफॉर्म है जो आधुनिक सैन्य लड़ाकू वाहन है, और इसका विकास किया है डीआरडीओ द्वारा। दो एडवांस प्लेटफॉर्म ट्रैक्ड एंड व्हील का आवरण किया गया, कहां पर, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर स्थित डीआरडीओ की लैब में। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये सैनिकों या अपने जो फोर्सेज हैं उनकी ज्यादा बेहतर एक तरीके से क्षमता बढ़ेगी, और इन दोनों VT-21 का विक्रम VT-21 का विकास जो है वो डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब ये आगे इस तरीके के खूब सारे वाहन बनाए जा सके, इन्होंने डिजाइन तो कर दिया, विकसित तो कर दिया, अब इसका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने का जिम्मा सौंप दिया है अपन ने टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज लिमिटेड। ये दोनों अब खूब सारे जितनी सेना को जरूरत होगी उतना बना बना के दे देंगे। डिजाइन और डेवलपमेंट इन्होंने डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने इसको कर दिया है। अब उसके बाद में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम। देखिए स्वार्म सिस्टम क्या है, जब बहुत सारे एरियल ऑब्जेक्ट या ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं और इनके मध्य आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम इस प्रकार से सेट हो कि सिचुएशन नीचे क्या है, यानी कि सेना ने बहुत सारे ड्रोन आसमान में उड़ाए और ये निगरानी रख रहे हैं,
और नीचे हलचल हो रही है दुश्मन देश की सेना की, और वो दुश्मन देश की सेना हलचल अगर इसी प्रकार करती रहेगी तो हो सकता है कि वो उस देश के जिसके ड्रोन उसकी तरफ कोई मिसाइल लॉन्च कर दे या अन्य कोई नुकसान करते। तो ये ड्रोन जब ऊपर से निगरानी कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि भाई नीचे तो हमले की तैयारी हो गई और अब इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो देश को नुकसान हो जाएगा, तो ये सारे ड्रोन आपस में एआई से कनेक्टेड है और कोऑर्डिनेट करके अपने आप फैसला लेके और उस सैनिक कार्रवाई या जो भी कार्रवाई इनको सौंपी गई उसको संपन्न करा दें, तो वो सिस्टम स्वार्म सिस्टम कहलाता है। तो ड्रोन स्वार्म सिस्टम क्या है कि आसमान में एक साथ बहुत सारे ड्रोन उड़ाए जाते हैं और ये ड्रोन आपस में एक दूसरे से जुड़े और कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है वो डिसीजन लेके कार्रवाई करने में ये जो है वो सिस्टम सक्षम सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं स्वार्म, ड्रोन का स्वार्म सिस्टम। तो अपनी जो चाइना है, चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज सेना का नाम है, उन्होंने इस तरीके का ड्रोन स्वार्म सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, जिसमें एक साथ 96 छोटे और मध्य आकार के तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन लॉन्च करने में सक्षम है, और ये 6 मिनट यानी कि 300 सेकंड के भीतर हमला या फिर निगरानी दुश्मन को भ्रमित करने के लिए 96 ड्रोन लॉन्च कर सकता है। और ये सारे ड्रोन बिना मानव के इंटरफेरेंस के कई हमले करें आपस में कोऑर्डिनेट करके और दुश्मन देश की सेना का नुकसान कर सकते हैं। तो ये चाइना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो सेना है उसके द्वारा डेवलप किया गया एक ड्रोन स्वार्म सिस्टम है, और ये ड्रोन स्वार्म सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में अपने आप काम करने की क्षमता होती है। फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर इसरो ने इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, और उस स्पेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट जारी की, और इसमें रिपोर्ट में स्पेस की क्या सिचुएशन है उससे रिलेटेड कुछ डाटा देखे। जैसे कि आरपीएससी की आदत होती है कि 2025 में ग्लोबल लेवल पर कितने सैटेलाइट छोड़े गए, भारत ने कितने छोड़े, भारत के कितने डाटा सैटेलाइट एक्टिव हैं, या कौन से जो है वो मिडल अर्थ ऑर्बिट में कितने हैं, या कौन से मिशन एक्टिव हैं। तो अपने को एक साथ कलेक्टिवली सारे महत्वपूर्ण डाटा मिल गए, और ये अपने एग्जाम में बेहद उपयोगी है। तो जो इसरो के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस कराई गई थी इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इसरो के द्वारा जो वो इंडियन स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस रिपोर्ट यानी कि जागरूक करने की रिपोर्ट 2025 में जारी की गई। उसके बाद 2025 में स्पेस में क्या हुआ उसके बारे में जागरूकता की रिपोर्ट है इसरो की, तो इसके बारे में अपन देखें। तो इसरो ने इसको जारी किया, तो वैश्विक परिदृश्य और फिर इंडिया का परिदृश्य दोनों को देखें। तो साल 2025 में दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसी के द्वारा 328 मिशन का प्रक्षेपण किया गया, यानी कि मिशन भेजे गए, जिनमें से 315 सफल रहे। तो एक तो इंपॉर्टेंट डाटा, लॉन्च किए गए कितने मिशन, 328, सक्सेसफुल कितने रहे, 315, बाकी मिशन अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद में पूरी दुनिया में अगर देखोगे तो इस टाइम पर एक्टिव जो सैटेलाइट हैं वो कितने हैं, 4198, जिनके बारे में अपने को ज्ञात है, वो इस टाइम पर काम कर रहे हैं दुनिया ये अलग अलग स्पेस एजेंसियों के एक्टिव सैटेलाइट। अच्छा, 2025 में चंद्रमा के ऊपर 4 मिशन भेजे गए 2025 में। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट है, जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि आराम से धीरे से जाकर के वो लैंडर वहां पर लैंड कर गया। निजी क्षेत्र का पहला अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट, याद रखना इस बात का, बेहद महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद में ये तो ग्लोबल हो गए, तो पूरे 2025 में 328 मिशन भेजे गए, जिनमें से 315 कामयाब। एक्टिव सैटेलाइट की संख्या 4198, 2025 में 4 चंद्र मिशन भेजे गए, जिनमें से ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी का जो वो पहला ये मिशन बन गया। फिर इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत से कुल 144 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए गए हैं, निजी शैक्षणिक संस्थान सभी को मिला लिया जाए तो 2025 के अंत तक 144 जो है वो अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए गए। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओनरशिप वाले यानी कि सरकार जिनके मालिक है, उन सैटेलाइट की संख्या अगर देखी जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट में तो संख्या है 22, और जो वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसको भूतुल्यकाली कक्षा में है उनकी संख्या है 31। तो टोटल अगर अपन देखें तो 22 तो है लो अर्थ ऑर्बिट में, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है उनकी संख्या है 31। इसके बाद पृथ्वी के जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की एक स्पेशल इक्वेशन जिसको लेग्रेंजे पॉइंट बोलते हैं, तो लेग्रेंजे पॉइंट के ऊपर इंडिया के 2 मिशन इस समय काम कर रहे हैं। एक तो चंद्रयान 2 जो ऑर्बिटर के तौर पे ऑर्बिट में घूम रहा है चंद्रमा के लिए, और दूसरा आदित्य L1 जो सूर्य के लिए अपन ने भेजा था। तो ये 2 तो मिशन है जिसमें ऑर्बिटर जो है वो
घूम रहा है चंद्रमा की चारों तरफ, चंद्रयान-2, और सूर्य के लिए आदित्य L1। लो अर्थ ऑर्बिट में टोटल 22 एक्टिव सैटेलाइट हैं सरकार के स्वामित्व वाले, और 31 हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में। और 2025 तक कुल 144 अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष अभियान हम कर चुके हैं। फिर इंडिया और श्रीलंका का, ये तो हुई बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अपने सैटेलाइट वाली बात। इंडिया और श्रीलंका की दोनों की नेवी का एक साझा डाइव, समुद्रों के अंदर गोताखोरी का एक जो है वो अभ्यास रखा गया, जिसका नाम रखा इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026। ये इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 जो है, इसका आयोजन किया गया कोलंबो, जो श्रीलंका की राजधानी है। कब से कब? 21 से 28 अप्रैल 2026 तक। और ये चौथा संस्करण, मतलब चौथी बार आयोजित किया गया, एक बार इंडिया में और एक बार श्रीलंका में। तो ये द्विपक्षीय गोताखोरी अभियान है। इस गोताखोरी अभियान से क्या फायदा होगा? दोनों देशों की जो नेवी होगी वो एक साथ में ज्वाइंट रूप से समुद्रों की गहराई तक डीप डाइव कर सकेगी, और दोनों नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो बचाव अभियान या फिर जो है वो साझा रूप से समुद्रों की सुरक्षा से संबंधित जो है वो अभियान, या एक दूसरे का जो है वो आपातकालीन परिस्थिति हो तो एक दूसरे की मदद से संबंधित अभियान जो है वो किया जा सके। तो इसमें क्या उद्देश्य है? भारतीय नौसेना के द्वारा गोताखोरी सहायता, पनडुब्बी बचाव, आईएनएस निरीक्षण, जो इन सब चीजों ने भाग लिया। अब इसमें यह है कि इंडिया के अंदर आईएनएस निरीक्षण ने भाग लिया है। इंडिया का जो एक नेवल शिप है जो इस तरीके के काम करता है, उसने भाग लिया है कोलंबो के तट के ऊपर। इसमें एक और खास बात है, कोलंबो के तट के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है वो दो जहाज डूब गए थे नीचे गहराई में। एक का नाम था SS वॉरचेस्टर और दूसरे का नाम है SS पर्सियस। इस SS वॉरचेस्टर और पर्सियस के मलबे के ऊपर तक, यानी कि वो नीचे जो है समुद्र की गहराई में मिक्स्ड गैस डाइव का संचालन किया गया। तो ये दोनों नेवी गए, और इन दोनों नेवी के जो गोताखोर हैं, उन्होंने इन दोनों जहाज के मलबे जो नीचे डूबे हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर डूब गए थे, वहां तक नीचे तक जाकर डाइविंग की है। और वो डाइविंग जो की है उसका नाम रखा है मिक्स गैस डाइविंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? मिक्स गैस डाइविंग क्या है? सामान्यतः जो डाइवर होते हैं उनके पीछे जो सिलेंडर होता है उसमें सामान्य हवा होती है, जिसमें 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन और बाकी दूसरी गैसें। लेकिन अगर गहरी आपको डाइविंग करनी है तो उस केस में आपको चाहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम हो। क्यों? क्योंकि गहराई में जाएंगे तो दबाव कम होगा, और दबाव कम होगा तो नाइट्रोजन अपने को सामान्य प्रेशर पे तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन समुद्रों के अंदर गहराई में नाइट्रोजन की अगर ज्यादा मात्रा होगी सांस के साथ जाने वाली गैस में, तो नुकसान पहुंचा देगी। तो इसलिए गहराई के अंदर जो गोताखोर जाते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है और ऑक्सीजन की जो है वो बैड प्रॉपर्टी को कंट्रोल में रखती है। तो मिक्स गैस मतलब ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स करके और गहराई में जो डाइविंग की जाती है उस डाइविंग को मिक्स गैस डाइविंग कहते हैं। तो यहां पर दोनों के नेवी ने मिक्स गैस डाइविंग भी की। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस जो है वो इंडिया और श्रीलंका के डाइवेक्स के अंदर भारत की तरफ से आरोग्य मैत्री पहल, यानी कि हेल्थ के मामले में पड़ोसी देशों की मदद करने की पहल के तहत 2 भीष्म किट इनको दिए गए। ये भीष्म किट क्या है? इसका मतलब ये है कि पोर्टेबल, जैसे कि कोई भी ग्राउंड बैटल हो रही है या कहीं पर युद्ध हो रहा है या अनफोर्सिन इवेंट है या आपातकाल आ गया है, चक्रवात तूफान हो गए और उस टाइम पर लोग घायल हो गए, तो इन घायल लोगों को इमीडिएट हेल्प की जरूरत देने के लिए पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां हैं जिनका नाम अपन ने रखा है भीष्म। तो ऐसी 2 इकाइयां इनको दी है और 200 आपातकालीन मामलों को संभालने में सक्षम होगी ये। तो अपनी इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स के दौरान हमने डाइविंग तो की ही की। इसका उद्देश्य दोनों देशों की नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन, साझा जो एक तरीके से आपातकालीन ऑपरेशन को करने की क्षमता विकसित करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना, और इसके अलावा इन्होंने मिक्स गैस डाइविंग जो नीचे डूबे हुए जहाज हैं उनके मलबे को एक्सप्लोर किया, और साथ में भारत के द्वारा 2 भीष्म इकाइयां जो आरोग्य मैत्री के तहत दी गई है। ये भीष्म इकाइयां क्या होती है? पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां हैं जो आपातकाल की परिस्थिति में युद्ध के मैदान में या फिर किसी भी खुले ग्राउंड में कहीं पर भी इलाज करके और लोगों की जान बचाने में सहायता की जा सके। तो ये है इंडिया और श्रीलंका का डाइवेक्स। उसके बाद में कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है वो टीम इंडिया, सर्ट इन जिसको कहते हैं, भारत में साइबर फ्रॉड, साइबर हमले, साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे बड़ी संस्था है सर्ट इन। उसने संवाद आयोजित किया 2026 में। कहां पर? बीट्स पिलानी का कैंपस है गोवा में, वहां पर। और इससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट, यानी कि क्या परिस्थिति में हम हैं, कितना किया जा चुका है, कितना करना चाहिए, अपनी उपलब्धियां क्या हैं और अभी कमियां क्या हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एक 3 दिवस का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया।
और इसके अंदर जो थीम रखी गई थी वो सिक्योरिंग डिजिटल भारत थ्रू द फ्यूचर रेडी ऑडिट्स, अडेप्टिंग, एश्योरिंग एंड एडवांसिंग। तो कुल मिला के थीम पूछ लिया जाता है, या फिर ये भी कि साइबर सुरक्षा ऑडिट जो है वो उसका संवाद कहां पर किया गया। तो बिरला जो अपना इंस्टीट्यूट पिलानी है उसका एक कैंपस है गोवा के अंदर, वहां पर 27 से 29 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर लगी। उसके बाद में जो है वो आर्मी कमांडर्स का सम्मेलन, अपने तीनों सेनाओं के जो आर्मी कमांडर हैं उनका सम्मेलन जो है वो 13 से 16 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये अपने जो है वो चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ या चीफ ऑफ जो है वो जो सशस्त्र बल है उसके जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस कॉन्फ्रेंस की प्रमुखता की, अध्यक्षता की, और 13 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब इसने जो है वो नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी जो है वो एक थीम रखी, और उसी के ऊपर सारी सेनाएं मिलकर आपस में नेटवर्क मजबूत करें, डेटा शेयर करें और मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन करने में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं। उसको लेकर के ये प्रथम आर्मी कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। अगली जो खबर अपने लिए है वो वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2012 में वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी जो वो कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के जो देश हैं उनके बॉर्डर के ऊपर नई जो सिचुएशन आ रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस या जो सिक्योरिटी थ्रेट या इस तरीके की जो नई समस्याएं आ रही हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने, कोऑर्डिनेटेड वे में उनको ठीक रखने, उनको लेकर के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। और इस बार का ये आयोजन किया गया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो 14 से 16 अप्रैल 2026 तक वियना में यह आयोजित हुआ और भारत की तरफ से आनंद प्रकाश बाडोला जो अपने जो वो एक तरीके से डायरेक्टर जनरल हैं, और उनके साथ में 3 जो है वो सदस्य भारतीय प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल हुआ। और इसका उद्देश्य है कि आपस में विचार विमर्श या आपस में सहयोग संचालन से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर जो नशीले पदार्थ या बॉर्डर से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस करना, वो सब चीजें इसमें की गई है। तो वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? वियना में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आनंद प्रकाश बडोला के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने। और ये जो वो बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस जो है वो कब स्थापित हुई? 2012 में। तो उससे संबंधित बात है। उसके बाद में वन लाइनर कुछ सवाल अगर हम देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उसने इंडिया एआई मिशन का एक स्टेशन एफ पेरिस और HEC पेरिस के साथ साझेदारी में विकसित अंतरराष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य होगा कि इंडिया के जो स्टार्टअप हैं वो स्टार्टअप जो है वो ज्यादा बेहतर वर्ल्ड लेवल पर अपने आइडिया को प्रोजेक्ट कर पाए। और उसके लिए जो है वो 10 ऐसे अपने स्टार्टअप को जो है वो चुना गया है और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो काम करेंगे। तो ये एक सिंपल सी खबर है। उसके बाद में इंडिया और इजिप्ट, मिस्र की संयुक्त रक्षा समिति की 11वीं बैठक 20 से 22 अप्रैल 2026 तक काहिरा के अंदर की गई। उसके बाद में इंडिया के अंदर नई दिल्ली में मोनेक्सस सेंटर जो है उसमें भारतीय नौसेना द्वारा जो है वो लोगों के साथ में नौसेना के द्वारा सामान्य नागरिक समारोह, नौसेना नागरिक समारोह का आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर मोनेक्सस सेंटर में। उसके बाद में जो है वो अपने दिल्ली के उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर और उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर दिन और रात दोनों में इमरजेंसी लैंडिंग करवाए जाने की जो है वो दोनों की सुविधा को सक्रिय कर दिया है, या दोनों जो है वो आराम से किए जा सकते हैं। तो अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो सुल्तानपुर जिले में है वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा, यानी कि मान लो कि कई जो है वो सेना के जहाज या लड़ाकू जहाज या मालवाहक जहाज जिनको रिफ्यूलिंग करनी है या इमरजेंसी में उतारना है या वापस वहां से टेक ऑफ कराना है, तो उसकी सुविधा जो है वो दिन और रात दोनों के टाइम पर एक्टिवली जांच कर ली गई है। उसके बाद कुछ और भी वन लाइनर इसमें हैं, तो आप इसको देख लें, कोई बहुत ज्यादा ऐसे लगे तो उसको आप हाईलाइट कर लें। एक ये है दिल्ली के अंदर जो है वो अपना आयुर्वेद बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है AIIA। जैसे अपना एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वैसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद ने इसने दिल्ली वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद ने जो है वो अपना कोलोब्रेशन किया है जोधपुर स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ, ताकि आयुर्वेद के अंदर ज्यादा बेहतर इनोवेशन या ज्यादा बेहतर जो मेडिकल सर्विसेज
जो है वो बनाई जा सके। तो ये कुछ वन लाइनर सवाल थे। उसके बाद में जो हमने डिस्कस किए उन पर बेस्ड जो एमसीक्यू आ सकते हैं उसको एक एक करके देखते हैं। तो भारत के अंदर पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई जो है उसके बारे में कुछ अपने पहला स्टेटमेंट किया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में इन्फो वैली में स्थापित की जा रही है। इसे 3D जो अमेरिका की कंपनी है उसके द्वारा भारत के अंदर उसकी सहायक कंपनी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। ये ग्रीनफील्ड ऊर्ध्वाधर रूप से जो वो असेंबली, टेस्टिंग और मार्किंग एंड पैकेजिंग की सुविधा है ताकि ज्यादा बेहतर हार्डवेयर बनाए जा सके। इस परियोजना में केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता नहीं, राज्य सरकार द्वारा 399.5 करोड़ की है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। वाणिज्यिक उत्पादन 2026 के बजाय 28 से शुरू होने की संभावना और 30 में फुल स्केल पे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर चूज करके और अपने कमेंट में इसके ऊपर लिखें कि कौन सा इसमें आएगा। फिर उसके बाद में जो विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट जो बख्तरबंद वाहन है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है बात। यह भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी नहीं, जमीन के ऊपर जो है वो वायुसेना के लिए विकसित, बिल्कुल। बाकी तो स्टेटमेंट गलत है ही, पहला स्टेटमेंट इसमें राइट हो गया। तो इसका आंसर आएगा ई। उसके बाद में हाल ही में इंडिया और श्रीलंका द्वारा डाइवेक्स 2026 के संदर्भ में यह भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास है, ठीक है ये बात। चौथा संस्करण श्रीलंका के कोलंबो में, ये बात भी ठीक है। अभ्यास में केवल भारतीय नौसेना की, द्विपक्षीय है तो केवल तो कैसे ही होगा, दोनों की होगी। अभ्यास के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के जहाजों के मलबों पर मिक्स गैस डाइव का संचालन किया गया, ये स्टेटमेंट ठीक है। भारत ने भीष्म क्यूब पोर्टेबल चिकित्सा इकाई श्रीलंका को प्रदान की, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सही चूज करके और अपने जो वो बताएं आप। हाल ही में भारत के वाणिज्यिक कोयला खदानों में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रावधानों को शामिल किया है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। भारत ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोयले के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है, ये बात भी ठीक है। कोयले के अल्टरनेट को बढ़ाना चाहता है, तो आप इसका भी राइट आंसर मुझे लिख के बताएं कौन सा आएगा। अब जो वो नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, उसका पूर्ण रूप क्या है, तो पहले ही बता दिया। तो इसका भी ऑप्शन आप चूज करें और बताएं। तो कुल मिला के 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी में ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो डेवलपमेंट हुए थे, जिनमें खास करके भुवनेश्वर वाला, या फिर जो नेवल एंटीशिप मिसाइल वाला, या फिर हम बात करें तो अपने जो है वो IIT मद्रास के अंदर फोटोनिक्स के मामले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना वो वाले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, आप इनको देखते रहिएगा। PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल और स्प्रिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी अपनी स्टार्ट हो गई है। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट अगर एग्जाम से रिलेटेड देखना है तो अपनी स्प्रिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहें, अच्छी पढ़ाई करें, खूब सारा नया मटेरियल ऑथेंटिक जो एग्जाम में आने लायक है वो अपन लोग रोजाना क्रिएट कर रहे हैं और वो आपको एग्जाम में मदद करेगा। और इसी नोट के ऊपर इस टॉपिक को तो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।